बात है साल 1993 की। शाम की धुंध बढ़ चली थी, सड़कें सुनसान हो चली थीं। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था, जो उस वक्त पूरा खाली पड़ा हुआ था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ में सूटकेस लिए उतरकर मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कर वहां से बस स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेहड़ी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रखकर झाड़ियों में हल्का होने लगा। इतने में ही एक बस वहां आई और कुछ सवारियों को उतारकर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों से भागता हुआ आया और बस को रोकने की आवाज़ दे, पर बस तेजी से निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हैं अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक आदमी बोला, बाबूजी, ये आखिरी बस थी, अब कल सुबह ही आएगी 7 बजे के बाद। उससे पहले तो कोई भी बस नहीं है माधोपुर जाने के लिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो युवक और भी निराश और परेशान हो उठता है। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं एक इंजीनियर हूँ, वैसे ही 3 दिन लेट हो गया है ड्यूटी ज्वाइन करने में। पता नहीं अब क्या होगा। शायद कोई बस आती हो, वहाँ ना सही कहीं और की, उसी से चला जाऊँगा। शायद उससे आगे कोई साधन मिल जाए। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोला, अब तो कल सुबह ही आएगी, वो भी 9 बजे। इससे पहले अब कोई गाड़ी नहीं है। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूँ, मेरी बात मानिए, कोई बस नहीं आएगी अब। ठीक है भैया, यहीं बैठता हूँ। कोई और साधन ट्रक वगैरह निकलेगा तो शायद उसी से चला जाऊँगा। वो युवक वहीं रेहड़ी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रहे थे। वो नीचे सिर कहीं बनाकर सीटों के बीच गली में खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर के सामने वाली सीट खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर की बगल वाली सीट खाली है तो इनमें से कुछ लोग यहाँ बैठ क्यों नहीं रहे, खड़े क्यों हैं। उसने सीट को गौर से देखा, सीट तो बढ़िया थी। कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधोपुर का टिकट कंडक्टर से लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस आदमी ने तो कहा था कि अब कोई बस नहीं है सुबह से पहले। अच्छा हुआ कि उसकी बात मानकर मैं वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रहे थे, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर टाइम कवर करने को गाड़ी भगाए जा रहा था। आगे वैसे भी कच्चे रोड पर बस 30 से 40 की स्पीड में ही चलनी थी। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। शाम के 6 बज चुके थे, पर सर्दी के दिनों में अंधेरा इतना हो गया था कि जैसे 8 बज गए हों। आगे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी में आगे का रास्ता ही दिखाई दे रहा था। अगर लाइट बंद कर दें तो पूरे रोड पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। वो युवक बैठे बैठे बस के अंदर सवारियों पर नज़र दौड़ाता है। सभी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा। ये सब तरह तरह के नाक नक्शे वाले लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आँख, नाक, होंठ जैसे आपस में पास पास सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी बड़ी आँखें, किसी की बेतरीब लंबे लंबे बाल। वो युवक
उन लोगों की तरफ एक नज़र मारकर वापस सामने वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, लेकिन वो अजीब सी जली जली गंध बराबर आ रहे थे। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई थी। हवा ना आने जाने की वजह से भी शायद वो गंध आ रही होगी, कहीं किसी न किसी के पास से ही। वो वापस सामने सड़क पर देखने लगता है। तभी ड्राइवर टेप में एक गाने की कैसेट लगा देता है। बस भरी हुई ज़रूर थी, पर अंदर पूरी तरह खामोशी थी। सभी सवारियां खामोशी से बैठे थे। उसने गौर किया कि बस की सब खिड़कियां बंद थी। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दचकों की वजह से ही खिड़कियों के शीशों के बजने की आवाज़ आ रहे थे। इस पर ड्राइवर के ऐसा गाना लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगता है। वो ड्राइवर एकदम सीधा सामने की तरफ देखकर बस चला रहा था। अमूमन ड्राइवर लोग बीच बीच में गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हैं या खिड़की से बाहर गुटखा थूकते हैं, पर वो जब से उस बस में आकर बैठा, वो ड्राइवर यूं ही बस अजीब ढंग से सामने देखकर बस चलाए जा रहा था। उसकी नज़र कंडक्टर पर पड़ी। वो भी बड़ी खामोशी से बस में उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो गाना खत्म हुआ और दूसरा गाना बजने लगा। अब तो वो नौजवान खींचते हुए उस बस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। तभी उस युवक के पास एक गंजा आदमी आकर बैठ गया, जो तब से ही खड़ा हुआ था जब से वो युवक उस बस में चढ़ा था। उसे अपने पास बैठते देख उस युवक ने धीरे से बोला, इतनी देर खड़े रहने के बाद अकल आई? उस युवक ने बोला तो धीरे से था, पर जैसे उस गंजे आदमी ने सुन लिया हो। वो युवक को घूर कर देखने लगा, जैसे खा ही जाएगा, पर कुछ बोला नहीं। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। बस अपनी गति से आगे बढ़े जा रहे थे। आश्चर्य, इतने गांव पड़े, पर ड्राइवर ने अभी तक कहीं भी बस नहीं रोकी थी। इतनी देर हो गए चलते चलते। उसने ड्राइवर से हिम्मत करके पूछा, भैया कहीं बस रुकेगी क्या? पर ड्राइवर ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस युवक को बड़ा अजीब लगा ये सब। उसने फिर हिम्मत कर पूछा, अरे भैया जी, कोई खाने पीने की होटल या कोई गांव आए तो 5 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लूँगा। सुबह से निकला हूँ, कुछ भी नहीं खाया। इस बार उस ड्राइवर ने उसकी ओर देखा और जमकर ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ तेज झटके से गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर से कुछ कह पाता, तभी उसने बाहर सामने देखा। खाने पीने की एक छोटी मोटी होटल थी। ये देखकर वो युवक मन ही मन खुश हो गया। ड्राइवर फौरन उतरकर नीचे चला गया। वो युवक भी नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने कंडक्टर से दरवाज़ा खोलने को कहा। पहले तो कंडक्टर ने उसकी ओर बड़ी अजीब नज़रों से देखा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। वो युवक फौरन नीचे उतरकर जाने लगा। तभी कंडक्टर उससे बोला, जल्दी आ जाना साहब, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तो इस पर उस युवक ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? आज अमावस की रात है साहब, और हर अमावस को पूरी सड़क पर जहाँ से आप बैठे हो, उसी बरखेड़ी से लेकर पूरे माधोपुर तक इस 250 किलोमीटर के एरिया में एक आत्मा सुनसान सड़क पर भटकती है। वो कईयों की जान ले चुकी है। हमने तो उस आत्मा को कई बार देखा है। उस कंडक्टर की बात सुनकर वो युवक अंदर तक भयभीत हो गया। डर कर भागते हुए
वो जल्दी से होटल पर पहुंचा। उसने वहां पर पहुंचकर देखा कि वो एक छोटा सा होटल था। उस युवक को वो होटल वाला काफ़ी अजीब नज़रों से बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे वो युवक उस होटल के पास पहुंचा, उस होटल वाले ने उससे पूछा, किससे बतिया रहे थे बाबूजी? अरे यार, अब तुम भी दिमाग का दही मत करो, जल्दी से 200 में से पैक कर दो। होटल वाला आश्चर्य से उसे देखते हुए समोसे बांधने लगा। उस युवक ने पैसे देकर समोसे का पैकेट लेकर वापस बस की तरफ रुख किया। तभी वो होटल वाला फिर बोला, अरे बाबूजी, इतनी रात का इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं यहाँ रात में एक आत्मा भटकती है, वो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। मैं भी दुकान बंद करके बस जाने ही वाला हूँ। वो युवक पलटकर उसकी तरफ देखता है। सुनसान सड़क पर नहीं, बस में जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बस नहीं दिखती क्या? कहते हुए वो युवक वापस बस में आकर बैठ गया और समोसे खाने लगा। सुबह से भूखे होने पर उसका ध्यान समोसे खाने में ही लगा था। तभी उसकी नज़र बस के अंदर दूसरे सवारियों पर पड़ती है, जो उसे समोसे खाते बड़े गौर से देख रहे थे। उस युवक को ये सब फिर से बड़ा अजीब लगा। जब से वो बस में चढ़ा था तब से किसी भी सवारी को बोलते नहीं सुना था उसने समोसे खाकर कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया और हाथ पेट से पोंछने लगा। तभी उस पास बैठे गंजे आदमी ने उसे घूरते हुए अचानक से उसकी तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, पानी पी लो। उसके इस अजीब तरह से पानी देने के तरीके से वो और भी अचंभित हो गया। जिंदगी में हर काम ऐसे ही करते हो क्या? थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। वो युवक उस गंजे आदमी से बोला। वो गंजा बिना उसकी तरफ देखे नीचे मुंह किए हुए उससे बोला, हंसते तो आप जैसे लोग हैं, हम नहीं। ये सुनते ही वो युवक बड़ी हैरानी से अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ी करते हुए उस गंजे से पूछने लगा कि क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। अब तो वो युवक बुरी तरह से खींच गया। तभी उसका ध्यान दोबारा बस में बैठी सवारियों पर गया। वो सभी सवारियां अभी भी उसे ही देखे जा रहे थे। इधर ड्राइवर ने फिर एक कैसेट टेप में फंसा दी। वो युवक मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, एक तो ये माहौल भी अजीब है, ऊपर से ये साला ड्राइवर ऐसे ऐसे गाने बजाए जा रहा है। तभी उस ड्राइवर ने जैसे उसके मन की बात सुन ली थी, वो उसे घूर कर देखने लगा। ये देखकर वो युवक सकपका गया और कुछ देर चुपचाप बैठने में ही उसने भलाई समझी। बस रात के सुनसान अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया। उस पर समाचार आ रहे थे। खबर आधी निकल चुके थे कि रास्ते पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस खाई से नीचे गिरकर बुरी तरह जल गई। अंदर बैठे सभी यात्री बुरी तरह जलकर मारे गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर सुनते ही उस युवक का दिमाग ठनका। उसे शाम से लेकर अब तक की सारी अजीबोगरीब बातें याद आने लगी। आखिर बस के निकलने के बाद भी इस बस का अचानक आना, सवारियों का चुपचाप बैठे रहकर सिर्फ उसे ही देखना, वो अजीब सी चली हुई गंध और उस होटल वाले की वो हैरानी वाली बातें, जैसे उसे बस दिखी ही ना हो। अब तो वो सर से पांव तक पूरी तरह रोमांचित हो गया। काटो तो खून नहीं। तभी उसकी नज़र कंडक्टर पर पड़ी। वो कंडक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर जो अब तक अजीब सा खामोश बैठा हुआ था, अब वो भी कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। वो युवक तेजी से उठा और दरवाजे की ओर लपका। तभी कंडक्टर बोला, अरे अरे साहब, किधर चलें, डर गए क्या? उसके हंसते ही बस में बैठे सभी लोग हंसने लगे। वो गंजा आदमी भी हंस रहा था। वो युवक सबके चेहरे हैरानी से देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो युवक ये सब सुनकर कांपती आवाज़ में उन सब के चेहरे की तरफ देखकर बोला, भाई ऐसा मजाक ठीक नहीं है। आपको पता नहीं मेरी क्या हालत हो गई थी। दिल जैसे हलक में अटक कर धक धक कर रहा था। पर एक बात अभी तक समझ नहीं आई, आखिर बस निकल चुकी थी तो फिर आपकी ये बस आई कैसे? अरे डरिए मत साहब, हम कोई भूत वूत नहीं है। हम सभी ने आपके साथ मिलकर एक मजाक किया। सभी सवारियां भी हमारे इस मजाक में शामिल थे। सब ने बखूबी हमारा साथ दिया। ये रेडियो नहीं बल्कि कैसेट में समाचार की रिकॉर्डिंग है। हम आए दिन इस तरह का मजाक करते रहते हैं सवारियों से। वो होटल वाला था ना, वो भी इसमें शामिल था। माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ा परेशान किया। अरे डरिए नहीं, वो तो आज हम इस सड़क पर निकल आए क्योंकि भानपुरा का पुल टूटा हुआ है, वरना ये बस सीधे उस पुल से भानपुरा से वो पुल पार करके माधोपुर ही जाती। आप कौन है साहब, क्या करते हैं? मेरा नाम प्रभात वर्मा है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा तबादला माधोपुर में हुआ है, वहीं ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। ओह अच्छा, माफ़ करना साहब, हमने मजाक किया। अरे ड्राइवर, ज़रा जल्दी चलो, असली रेडियो तो चालू कर दो। आज मैच था, कौन जीता पता नहीं। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है। उसमें समाचार आ रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका चले गए। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए। समाचार ये कि पुलिस को जो शव भानपुरा पुल के पास जंगल में मिला था, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो सरकारी इंजीनियर प्रभात वर्मा की शव है, जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने माधोपुर जा रहे थे। बस में बैठे बैठे जिसने ये खबर सुनी, सभी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। ड्राइवर के पैर एकाएक ब्रेक पर पड़ गए। बस झटके से रुक गई। वो गंजा आदमी और कंडक्टर, सभी सवारियां अब प्रभात को आंख फाड़ फाड़ कर निहार रहे थे। तभी वो युवक अचानक अपना सिर ऊंचा करता है। उसका चेहरा काला, आंखें तो थी ही नहीं, बस उसकी जगह 2 गड्ढे थे और चेहरे से खून टपक रहा था। उस डरावने चेहरे के होंठ कुछ बोलने के लिए धीरे से खुले और एक मोटी भारी आवाज में सबसे बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं करता। सच कहा था तुमने कंडक्टर, आज अमावस है। मैं मरा जरूर 2 दिन पहले था, लेकिन मेरी आत्मा आज ही मुक्त हुई, क्योंकि आज अमावस है, अमावस। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था, क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था।
उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया, इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया, अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा, क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठी हुई थी और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब ज़रा जल्दी कीजिएगा, मौसम ख़राब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माता जी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने की दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फ़ोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फ़ोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था।
दुर्गेश की बात सुन उन माताजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन। अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को, और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे। इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहाँ पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था। और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।